Hello aspirant, welcome you all. So currently we are dealing with the chapter that is principle of inheritance and variation, जो कि हमारे बॉटनी का सेक्शन है क्लास 12 पोर्शन का, और उसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो चारों लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है वो 5th लेक्चर है, लेकिन उससे पहले मैं जो 4th लेक्चर जो है इसका रिकॉल करवाऊंगी, क्योंकि मैं हर एक लेक्चर से पहले जो है लास्ट लेक्चर की रिकॉल करवाती हूँ, तो आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा 4th लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो था उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको कहा था पॉलीजेनिक यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा जीन जो है वो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर। इसके बाद मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था कि स्किन कलर जो होता है ह्यूमन का वो, और हाइट जो होता है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। ये कंट्रोल होता है 3 जीन के द्वारा, ए, बी और सी, जिसमें कि सब अगर डोमिनेंट होते हैं तो डार्केस्ट होता है, और इंटरमीडिएट वाला आता है एक, और सबसे जो रिसेसिव वाला अगर हम केस लेते हैं तो उसमें लाइटेस्ट स्किन कलर आता है। इसके बाद मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट थी वो फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन्स। पहला इसमें मैथमेटिकल और स्टेटिस्टिक्स का यूज़ किया गया था बायोलॉजी में, और पब्लिसिटी जो था मेंडल का वर्क का वो पुअर था। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर, जिसको अब हम जीन कहते हैं, और कम्युनिकेशन भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था। ही पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1885 में, बट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब बाद में जाके वो रिकॉग्नाइज हुआ 1900 में। और 1900 में 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट जो है डीब्रीज, कार्ल कोडेंस और वॉन शिमैक जो है नो इंडिपेंडेंटली जो है रीडिस्कवर किया मेंडल की रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। फिर मैंने आपसे कहा कि दैट इज द रीडिस्कवरी जो हुई थी मेंडल के लॉज की, वो 1900 में हुई थी बाय द 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। और 1902 में जो है क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मेयोसिस वाज ऑब्जर्व किया गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में फिर मैंने आपसे कहा कि शटन एंड बॉवरी जो है स्टेट किए बताए कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो पास होता है फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वाया द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है वो एक तरह का व्हीकल होता है इनहेरिटेंस का। और शटन एंड बोवरी नोट किए कि जो बिहेवियर होता है क्रोमोसोम का वो पैरेलल होता है बिहेवियर ऑफ जीन्स के, एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन दी मेंडल्स लॉ। एंड क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स जो है वो पेयर में देखने को हमें मिलता है, और जो 2 अलील्स होता है जीन पेयर का वो लोकेटेड होता है होमोलोगस साइट्स पे होमोलोगस क्रोमोसोम के। इसके बाद मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था ड्रोसोफिला के ऊपर कि ये थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा किया गया था, और उसमें ये प्रूव हुआ था। ही प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिड एक्सपेरिमेंट ऑन द फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला मिलेनियोगास्टर भी कहते हैं। उन्होंने फ्रूट फ्लाई जो था उसको ही क्यों चूज किया था, बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन्स, जैसे कि इसमें शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है 14 to 15 डेज का, हाइयर नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है, जिससे कि लेजर एरर रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो पाएंगे। ग्रोथ जो होता है ईजिली होता है इन द कल्चर मीडिया यानी कि लैब में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है, यानी कि मेल एंड फीमेल को हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें यहाँ देखने को मिलता है दैट कैन बी इजिली सीन विद द लो पावर माइक्रोस्कोप। जो बॉडी कलर था उसमें ब्राउन एंड येलो, आई कलर में रेड एंड व्हाइट, और विंग साइज में लार्ज एंड मिनिएचर हमें देखने को मिला था। इसके बाद मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लिंकेज है, मॉर्गन जो है उन्होंने एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वेयर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड होता है। ही शॉ क्विकली दैट व्हेन द 2 जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस में, जब 2 जीन्स जो है वे क्रॉस होता है तो वे सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होता है, और जो प्रोपोर्शन होता है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा होता है देन द नॉन पेरेंटल जीन टाइप से। और मॉर्गन जो है वो एट्रीब्यूट किए ये जो स्ट्रेटेजी उन्होंने दिया ये ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द 2 जीन्स, एंड इसको ही उन्होंने लिंकेज टर्म दिया। रिकॉम्बिनेशन टर्म यूज किया टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन जो है इसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिंकेज के। सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस करा गया टू स्टडी द सेक्स और द लिंक्ड जीन बाय द मॉर्गन, जिसमें क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2 लिया गया। क्रॉस 1 में जो है वाइल्ड टाइप यानी कि नॉर्मल टाइप लिया गया, दैट इज द ब्राउन बॉडी रेड आई मेल और रेड आई लार्ज विंग मेल। ठीक है, दूसरा क्रॉस था ये। म्यूटेंट वाला में क्या हो जाएगा, क्रॉस 1 में येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल, और जो म्यूटेंट वाला है उसमें व्हाइट आई मिनिएचर विंग
फीमेल, ठीक है। रिजल्ट हमें मिला था पहला केस से कि बॉडी कलर और जो आई कलर होता है वो क्लोजली लिंक्ड होता है, और अगर लिंकेज ज़्यादा होगी तो उसमें रिकॉम्बिनेशन कम होगी, यानी कि 1.3% ही इसमें रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला है। और दूसरा केस जो है इसमें आई कलर और विंग साइज जो होता है वो लूजली लिंक्ड है। लूजली लिंक का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 37.2 है। परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिकॉल, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स जो है डिटर्मिनेशन कैसे होती है आखिर में, अगर हम किसी इंसान की ही बात कर ले या फिर किसी अदर इंडिविजुअल की बात कर ले, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, तो उसके अंदर सेक्स की डिटर्मिनेशन कैसे होती है, कि मतलब मेल और फीमेल कैसे डिसाइड होता है, वो इस फैक्टर से हम जानेंगे कि ह्यूमन्स जो होता है इसमें XX और XY टाइप की क्रोमोजोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। XX और XY टाइप की जो क्रोमोसोम होती है उसमें XX जो होता है दोनों सेम वाला जो होता है होमोगैमिट, वो हमें यानी कि होमोगैमिट ये हमें फीमेल्स के केस में देखने को मिलता है, और XY टाइप की यानी कि हेटेरोगैमिट जो है जिसमें X और Y दोनों प्रेजेंट होता है, ये हमें मेल्स के केस में देखने को मिलता है। और ये मैं अभी आपको ह्यूमंस के बारे में कह रही हूँ, ठीक है। इसके बाद जो हम नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी देखते हैं कि क्या होता है। बेसिकली हम जो डिप्लॉयड सेल्स हमारे पास है उसके पास 46 क्रोमोजोम्स होता है। हर एक डिप्लॉयड सेल जो होता है उसमें 46 क्रोमोजोम होगा। 46 क्रोमोजोम में से जो है 44 क्रोमोजोम जो होता है वो कॉमन होता है, मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स, ठीक है। 44 क्रोमोजोम्स आपको याद रखना है, जो कि मेल एंड फीमेल में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, जिसको हम ऑटोजोम्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दो हमारा सेट ऑफ क्रोमोजोम बचता है दैट इज द एक्स एंड द वाई, मतलब या तो XX बचेगा फीमेल्स है और मेल होगा तो X और Y बचेगा, ठीक है। तो उसमें जो दो सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है उसको हम एलोजोम्स या फिर सेक्स क्रोमोजोम्स कहते हैं। तो वही मेल्स के केस में 44 तो उसका ऑटोजोम्स हो जाता है, और X और Y जो होता है, X और Y जो होता है इसका, ये मेल्स के केस में होता है। और फीमेल्स के केस की बात कर ले तो इसमें 44 प्लस XX हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंसेक्ट की। तो जो हेटेरोगेमिट होता है वो प्रेजेंट होता है ह्यूमंस मेल में, नॉट इन फीमेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि होमोगेमिट जो होता है XX टाइप का प्रेजेंट होता है फीमेल्स के केस में। और मेल्स की बात कर ले तो इसमें हेटेरोगेमिट हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है, दैट इज X और Y टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे 44 प्लस XY दैट इज हेटेरोगेमिट होगा, जो कि मेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। इसलिए कहा जाता है कि सेक्स जो होता है चाइल्ड का वो डिसाइडेड होता है बाय द फादर, नॉट बाय द मदर, क्योंकि मदर जो होता है उसमें सेम तरह का होमोगेमिट होगा, यानी कि XX होगा जो सॉरी फीमेल्स में, और जो मतलब मदर जो होगी उसमें, तो उसमें वो उससे डिसाइड नहीं होता है, फादर से डिसाइड होता है, क्योंकि उसके पास जो होता है एक अलग तरह का वाई टाइप का जीन देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपसे यहाँ पे मैकेनिज्म दे देगा और फिर इसका एग्जाम्पल पूछ लेगा, या ये कहेगा कि मेल्स या फीमेल्स इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन अदर ऑर्गेनिज्म में 4 तरह की मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसमें मेल्स में कौन सा होता है, फीमेल्स में कौन सा होता है, और उसका एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए। तो पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज XX और XO टाइप का यहाँ पे हमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जिसमें कि मेल जो होता है वो XO टाइप का होता है और फीमेल जो होगा वो XX टाइप का होता है। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाता है इंसेक्ट और ग्रास होपर जो होता है, इसके केस में हमें देखने को मिलता है ये चीज़, ठीक है। इंसेक्ट और ग्रास होपर में हमें XX XO टाइप का देखने को मिलता है मैकेनिज्म। दूसरा हमारे पास है दैट इज द XX और XY टाइप का। XX और XY टाइप का में अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ह्यूमंस के केस में। ह्यूमंस के केस में मेल्स में XY और फीमेल्स के केस में XX होता है, लेकिन आपको एक और एग्जाम्पल याद रखना है ह्यूमंस के अलावा, दैट इज द ड्रोसोफिला। तीसरा हमारे पास है ZZ और ZW, जिसमें कि मेल्स में Z होता है और फीमेल्स जो होती है वो ZW होती है, और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज बर्ड्स। और फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज हैप्लोडिप्लॉइड कंडीशन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन, जिसमें कि हैप्लॉइड जो होता है वो ड्रोन होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसे हमें देखने को मिलता है। और अगर हम डिप्लॉइड कंडीशन की बात कर ली तो वो फीमेल्स होती है, मतलब मेल जो होगा यहाँ पे ड्रोन होगा और हैप्लॉइड होगा, और जो फीमेल होगी वो वर्कर या क्वीन होगी, और ये डिप्लॉइड होगी। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हनी बी, ठीक है। इसके बाद हम हनी बी जो है इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर ले तो ये हमारे NCERT में क्लियरली दे रखा है यहाँ पे, तो इस चार्ट को हमें समझना जरूरी है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है हनी बी के अंदर, इसमें फीमेल्स जो होगी वो डिप्लॉइड होगी और मेल्स जो होगी वो हैप्लॉइड होगी। तो फीमेल्स जो होती है वो डिप्लॉइड होती है और मेल्स जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। जो फीमेल होगा इसके अंदर रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस देखने को मिलेगा, और मेल्स के अंदर माइटोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होगा। और यहाँ पे रिडक्शन होने से क्या होगा, यहाँ पे भी हैप्लॉइड कंटेंट मिलेगा 2 सेट ऑफ, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज माइटोसिस से यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन देखने को मिलेगा। अब जो होगा इसका एक N
मतलब एक हैप्लॉइड और दूसरा इसका जो मेल है ये इसमें फर्टिलाइजेशन होगी और यहाँ से डिप्लॉइड हमें फीमेल मिल जाएगा, और दूसरा जो बचेगा यहाँ पे हैप्लॉइड उसमें पार्थेनोजेनेसिस होगा विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ पे हमें मेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा कंडीशन होता है हनी बी के केस में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज म्यूटेशन। और म्यूटेशन हम कह लें इस पूरे चैप्टर का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इनफैक्ट हर साल ही क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक से, म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्या होता है? एक तरह का सडन चेंज या फिर अल्टरेशन होता है डीएनए में। हमारा जो जीनोटाइप होता है, हमारा जो जीन है, डीएनए है, उसके अंदर कोई सा भी छोटा मोटा चेंज या अल्टरनेशन हो जाना ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन इवन चेंज फिनोटाइप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। देखो, जीनोटाइप क्या होता है? जीनोमिक कैरेक्टर उसका डीएनए। उससे क्या होगा, मान लो किसी भी जगह, मान लो कोई भी चीज़ है जो कि हमारे आई कलर के लिए कोड कर रहा है, तो उसमें अगर किसी भी तरह का अल्टरेशन आ जाता है तो उससे क्या होता है, उसका फिनोटाइप यानी कि बाहर से देखने वाला कैरेक्टर ही डिफरेंट हो जाता है। मान लेते हैं कि उसका होना चाहिए था, दैट इज जीनोटाइप उसका कोड कर रहा था यहाँ पे बेसिकली ब्लैक आई के लिए, लेकिन उसमें अल्टरेशन होने की वजह से वहाँ पे हमें ब्लू आई देखने को मिल रहा है। फिनोटाइप ही उसका चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द जीनोटाइप। तो यही म्यूटेशन होता है, सडन चेंज हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है डीएनए यानी कि जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में। अगर डीएनए, इफ डीएनए इज अल्टर्ड, तो क्रोमोजोम भी क्या होगा, उसमें म्यूटेटेड है यानी कि क्रोमोजोमल एबरेशंस हमें देखने को मिलता है। अगर क्रोमोजोम के अंदर एबरेशंस यानी कि म्यूटेशन देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमोजोमल एबरेशंस, और इससे क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं म्यूटेशन के, जैसे कि अगर हमारे पास नॉर्मल सी है, दैट इज हमारी जीनोमिक डीएनए की ATGC, ATAC, तो ये अगर हमारे पास है तो इसमें अगर हमें डिलीशन कर मतलब एक डिलीशन है, दूसरा रेपिटेशन है, तीसरा इंसर्शन है, किसी जगह डिलीट हो जाता है। मतलब म्यूटेशन एक तरह का ये नहीं कि सिर्फ अल्टर हो जाना, या पे अल्टर का मतलब है कि यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है, कुछ चीज़ रिपीट भी हो सकता है, कुछ चीज़ इंसर्ट भी हो सकता है, लग भी सकता है खुद ब खुद। तो यहाँ पे डिलीशन होने का कारण जो है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ATGC है, यहाँ से अगर हमारे पास A और T यहाँ पे वापस से गायब हो गया है इस जगह पे, तो ये वाला हमारा डिलीशन वाला म्यूटेशन होता है। दूसरा रेपिटेशन है, जिसमें कि यहाँ पे GC और GC 2 बार रिपीट हो गया है तो रेपिटेशन होता है। और यहाँ पे जो है इंसर्शन हो गया है, G और A वापस से आ गया है, मतलब एक और G और A आ गया है, तो इसको हम कहते हैं दैट इज इंसर्शन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन एक पॉइंट पे, मतलब एक सिंगल सडन चेंज हो रहा है सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया का मतलब है कि नॉर्मल आरबीसी जो है हमारी, उसमें पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिक्कल शेप की आरबीसी हो जाती है, इसलिए इसको हम सिक्कल सेल अनीमिया कहते हैं। हमारी नॉर्मल आरबीसी जो होती है वो बाई कनकेव होती है, उसके बाई कनकेव होने की वजह से अंदर जो है हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में एकोमोडेट हो पाता है, लेकिन इसी में पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ये सिकल शेप का हो जाता है। अब अगर सिकल शेप का हो गया है तो इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो है वो अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, और हीमोग्लोबिन अकोमोडेट नहीं हो पाएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे हमें क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, हमारे पास जो है ब्लड की यानी कि खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पॉइंट म्यूटेशन में है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या होता है, हमारी जो आरबीसी होती है उसके पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें चेंजेस होती है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए ये वर्ड, कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन के अंदर चेंजेस होता है एट द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन की जो बीटा अल्फा और बीटा चेन होता है, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है हीमोग्लोबिन की, ग्लोबिन की वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलता है एट द 6th पोजीशन। जो उसका 6th पोजीशन है वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है एट द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द दैट इज द हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके 6th पोजीशन पे, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल मैकेनिज्म मैं आपको बताती हूँ जो कैसे प्रोटीन वगैरह काम करती है, कैसे फंक्शंस होता है। जैसे डीएनए जो है इसके अंदर रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, दैट इज, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, तो इसको हम आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास है मतलब सिकल सेल एनीमिया का केस अगर हम लेते हैं तो इसमें डीएनए जो है हमारे पास मान लेते हैं GAG है और GTG है, मतलब GAG है, GAG और GAG है, तो इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे A की जगह यहाँ पे
टी आ गया है, मतलब एडेनिन की जगह हमारे पास टी आ गया है, थाइमीन आ गया है। यहाँ पे अल्टरेशन होने की वजह से आरएनए में भी चेंज आएगा और थाइमीन से क्या बन जाएगा, दैट इज यूरेसिल बनेगा, क्योंकि आरएनए जो होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसके बाद जो है हमारे पास प्रोटीन जो बनेगा उसमें भी यहाँ पे जीयूजी जो है वो कोड करेगा वेलिन के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे चेंज आएगा, जैसे ही यहाँ पे चेंज आएगा तो इसका प्रोटीन आरएनए चेंज होगा, आरएनए चेंज होने से इसका क्या हो गया, प्रोटीन भी चेंज हो गया, यानी कि ग्लूटामिक एसिड से यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेलिन बन जाएगा। तो देयर इज नो स्पेस। अब इससे क्या कंक्लूजन है कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचता है फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी ड्यू टू म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण यहाँ पे कोई स्पेस नहीं बचता है उस आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर स्पेस नहीं बचेगा, हीमोग्लोबिन अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज हो जाएगा लो ऑक्सीजन टेंशन पे, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, यानी कि खून की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ तक का म्यूटेशन तक का टॉपिक। इसके बाद और कुछ म्यूटेशन बचा हुआ है, फ्रेम शिफ्ट और ये सारी कुछ म्यूटेशंस के ऊपर बातें हैं। इसके बाद हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और भी कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो जो है नेक्स्ट क्लास में, आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।